हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर हम लोग बात कर रहे थे और यहाँ बोर्ड में आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है जो कि आपका लास्ट क्लास का होमवर्क था। वो क्वेश्चन है कि वाई डू वी प्रिफर कॉन्स्टेंटन वायर फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेसिस्टर्स। इसका मतलब समझिए कि स्टैंडर्ड रेसिस्टर्स को बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए हम लोग कॉन्स्टेंटन वायर को ही क्यों चूज करते हैं या उसको ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों देते हैं। देखिए, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता दें कि हम लोग को रेसिस्टर बनाना है और जब रेसिस्टर का बात आता है तो कहीं ना कहीं वो रेसिस्टर टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। तो इसका सही आंसर होगा लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। इससे क्या होगा ना, विथ वेरी वाइड इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर द वेरिएशन इन रेसिस्टेंस इज सो मच स्मॉल। एक लाइन लिख देंगे, विथ वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन, with wide range of variation in temperature, with wide range of variation in temperature, variation in resistance is वेरी स्मॉल। मतलब टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा बदलाव करने पर भी जो रेसिस्टेंस है उसमें बहुत ही छोटा चेंज, ऑलमोस्ट ना के बराबर चेंज होता है और इसके मदद से हम लोग स्टैंडर्ड रेसिस्टर्स को बना सकते हैं। स्टैंडर्ड रेसिस्टर्स वो कहलाएगा जिसमें जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि वेरिएशन ना हो तब तो और भी बेहतर बात है। तो इस क्वेश्चन में लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। देखिए, विच of the following have negative temperature coefficient of resistance। इनमें से कौन सा है जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑप्शन टंगस्टन, सेकंड ऑप्शन कार्बन, थर्ड ऑप्शन नाइक्रोम एंड द फोर्थ ऑप्शन प्लैटिनम। देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने से यदि रेसिस्टेंस बढ़ेगा या यदि टेम्परेचर घटाने से रेसिस्टेंस घटेगा तो ये आपको पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का एग्जांपल होगा।
लेकिन यदि किसी सब्सटेंस में या मटेरियल में इसका जस्ट अपोजिट गुण है, मतलब आप हायर टेम्परेचर पर उसको देखिएगा तो उसका जो रेसिस्टेंस है वो लो होगा और लोअर टेम्परेचर पे हाई रेसिस्टेंस को वो शो करेगा। तो वैसे को हम लोग नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। और वैसी परिस्थिति में, वैसे कंडीशंस में हम लोग यहाँ पर जो सबसे सूटेबल आंसर है, जैसे देखिए टंगस्टन हो गया, वो भी मेटल है, नाइक्रोम एक मिक्सचर है मेटल्स का ही, और प्लेटिनम तो एक मेटल है ही। तो इसमें जो एक्सेप्शनल केस है वो है आपका कार्बन, जो कि इस ग्रुप से अलग है। इस ग्रुप का जो स्पेसिफिक कैरेक्टराइज है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, या इनको जो इस स्पेसिफिक नेचर से कैरेक्टराइज किया जाता है, उसमें यदि कार्बन को रखा जाए तो वो फिट नहीं बैठेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन। तो ये जो क्वेश्चन है जिसके नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, तो उसका आंसर हो जाएगा कार्बन। अब इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इमैटेरियल फॉर द फ्यूज वायर। देखिए फ्यूज वायर के लिए इनमें से कौन इमैटेरियल है? Which of the following is immaterial for the fuse wire? First option resistivity, second option radius, third option length, and fourth option none of the above. देखिए ऐसे प्रश्नों में, ऐसे क्वेश्चंस में आपको फ्यूज वायर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जानना पड़ेगा, कौन उसके लिए इमैटेरियल है। तो इसका साफ साफ सा आंसर है कि वो लेंथ होता है। लेंथ आप कितना भी रखिए उससे उस पर कोई विशेष अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेंथ। अब एक सवाल है कि पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर में जब कंपैरिजन किया जाता है तो पोटेंशियोमीटर इज़ बेटर देन वोल्ट मीटर बिकॉज, क्यों? क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्ट मीटर because it depends on zero deflection,
दूसरा ऑप्शन है टेम्परेचर रेसिस्टेंस कोफिशिएंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज हाई। टेम्परेचर कोफिशिएंट रेसिस्टेंस कोफिशिएंट of potentiometer wire is high. It measures potential in open circuit and the last option it measures potential in closed circuit। देखिए, चाहे तो पोटेंशियोमीटर हो या चाहे तो वोल्ट मीटर हो, दोनों का वर्किंग, दोनों का जो काम है, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करता है। तो फिर आखिर दोनों में इतना वेरिएशन कैसे, क्या अंतर है? डी ऑप्शन है, इट मेजर्स पोटेंशियल इन क्लोज्ड सर्किट। पोटेंशियोमीटर जब मेजरमेंट की बात आती है तो वोल्ट मीटर को लीड क्यों करता है? इसके पीछे का रीज़न है, देखिए यहाँ पे तो दो चीज़ ऑलमोस्ट सही है। पहला चीज़ जीरो डिफ्लेक्शन पर करता है, ये तो सही बात है कि पोटेंशियोमीटर जब भी डिफ्लेक्शन नोट करता है तो वो जीरो डिफ्लेक्शन पर करता है। और दूसरा चीज़ कि पोटेंशियोमीटर का जो टेम्परेचर रेसिस्टेंस कोफिशिएंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इट मीन्स टू से दैट कि स्मॉल से जब लार्ज की ओर वेरिएशन करते हैं तो हम लोग को रिस्पेक्टिव वेरिएशन जो है रेसिस्टेंस और टेम्परेचर में वो भी बहुत ज़्यादा हाई दिखता है। तो यहाँ से ये आंसर सही है, बट कभी कभार जब ये ऑप्शन में ना रहे तो ये भी सही होता है, दैट इसको जीरो डिफ्लेक्शन या नल डिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। अब अगला सवाल है कि द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल सेल इज, द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल सेल इज। किसी आइडियल सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 0.5 ओम, तीसरा ऑप्शन है 1 ओम और चौथा है इन्फिनिटी। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेल होता है उसमें उसका काम होता है कन्वर्ट करता है वो आपके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वेरी फर्स्ट हम लोग को ये आइडिया होना चाहिए कि किसी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। इससे पहले ये जानिए कि इंटरनल रेसिस्टेंस है क्या। तो जैसे कोई भी सेल दिया हुआ है तो उसमें उसका जो मेन फंक्शनिंग है कि केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, बट उससे पहले उसके अंदर जो केमिकल्स डाले गए हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स डाले गए हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट का जो रेसिस्टेंस होता है उसी रेसिस्टेंस को हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं। एंड इसमें जो आइडियल सेल होता है
उसका इंटरनल रेसिस्टेंस 0 होना चाहिए। क्यों? ताकि उससे मैक्सिमम करंट फ्लो हो सके। रेसिस्टेंस जितना कम होगा करंट का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। और आइडियल सेल है, जनरली ये तो लगभग पॉसिबल नहीं है, बट आइडियल सेल इज़ एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। इस सेल को आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा और इसके मैन्युफैक्चरिंग में आपको कुछ इस प्रकार से वैल्यूज को रखना पड़ेगा दैट इसमें से आपको किसी भी प्रकार से जो उसके अंदर सब्सटेंसेस इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो किसी भी प्रकार का कोई रेसिस्टेंस उत्पन्न नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो आइडियल सेल का कॉन्सेप्ट है दैट्स जस्ट एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, और इसके लिए हम लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अब इससे आगे बढ़ेंगे। फिर एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि इन द पोटेंशियोमीटर फॉर मेजरिंग द ईएमएफ ऑफ ए सेल एट नल पॉइंट नो करंट फ्लोज थ्रू द मेन सर्किट इन द सेल सर्किट बोथ इन द मेन एंड सेल सर्किट्स नाइदर मेन नॉर सेल सर्किट्स। पोटेंशियोमीटर से जब हम लोग मेजर करेंगे ईएमएफ को किसी सेल का, तो उसके लिए इनमें से जो नल करंट होगा या नल पॉइंट होगा जिस समय कोई भी करंट पास नहीं होगा, वो आखिर किसके बीच में होता है या कहाँ पर होता है। मेन सर्किट में होता है, सेल सर्किट में होता है, दोनों में होता है, या इनमें से कोई भी नहीं। in the potentiometer for measuring the EMF of a cell at null point no current flows through first option in main circuit, second option in cell circuit, third option both the main and cell circuit, and fourth option none of these। देखिए, पोटेंशियोमीटर जो कि जीरो डिफ्लेक्शन पर काम करता है, नल डिफ्लेक्शन पर ही मेजर करता है, तो उससे जब किसी सेल का ईएमएफ को मेजर किया जाता है तो जो नल पॉइंट का हम लोग बात कर रहे हैं वो नल पॉइंट जिस पर कोई भी करंट पास नहीं करता है, तो ये आपका जो फॉर्मेशन है, जो कंडीशन है, वो सेल सर्किट में होता है। जो सेल के लिए या जो सेल सर्किट बनता है उसमें आपको कोई भी करंट पास नहीं होता है नल पॉइंट पे।
बाकी उस समय भी जो मेन सर्किट है जो इनिशियल स्टेज से ही चलता आ रहा है उस पर करंट अपना जो जेन्युइन काम है, जो अपना जेन्युइन उसको जिस चीज़ के लिए रखा गया है वो कंटिन्यूस सप्लाई उधर चलते रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इन सेल सर्किट। देखिए अगला सवाल है कि टू रेसिस्टर्स फोर ओम and 6 ohm are connected in parallel across a battery. Two resistors 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel across a battery. The ratio of power dissipated in them will be 4:9, second 3:2, third 9:4 and fourth one 2:3। आपको बताना है इसमें से पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला। पावर इन टर्म्स ऑफ द वोल्टेज V एंड द रेसिस्टर R। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि पावर का फॉर्मूला पर बात किया जाएगा, वैसे तो हम लोग पावर का जो जनरल फार्मूला जानते हैं P इज इक्वल टू होता है VI। तो P इज इक्वल टू जो होता है VI, उसमें I का टर्म है, V का टर्म है, R नहीं है कहीं। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। फर्स्ट ऑफ ऑल P इज इक्वल टू VI एंड V इज इक्वल टू IR। I इज इक्वल टू हो जाएगा V/R। तो V इंटू जहाँ I है वहाँ V/R। तो P इज इक्वल टू V²/R। यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि दोनों जो रेसिस्टर है उसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो जब दोनों रेसिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है तो पैरेलल में पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो हमारा सेम और कांस्टेंट आता है। तो इसी में जैसे P इज इक्वल टू लिखा गया है V²/R, तो लिखेंगे एट कांस्टेंट वोल्टेज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। P is inversely proportional to R। तो P1 बराबर V²/R1 और P2 बराबर V²/R2। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि हम लोग यहाँ P1 और P2 लिख रहे हैं, R1 और R2 भी लिख रहे हैं, बट हम लोग V1 और V2 नहीं लिख रहे हैं। तो P1 इज इक्वल टू V²/R1, P2 बराबर V²/R2। यहाँ से यदि आप P1/P2 लिखते हैं तो V²/R1 और V²/R2 ये कैंसिल हो जाएगा।
तो देन P1 बाय P2 to R2 by R1, P1 by P2 इज इक्वल टू R2 by R1। अब यहाँ से जो R2 है और जो R1 है, तो R2 वो आपको दिया हुआ है 6 ओम और R1 दिया हुआ है 4 ओम, कट जाएगा 3/2, तो P1 by P2 इज इक्वल टू 3:2। यहाँ से वैल्यू आ गया P1 by P2 इज इक्वल टू 3:2। तो ये जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा 3:2। एंड अब इसके बाद आगे के जो प्रश्न हैं उसमें कुछ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी जिसको बोलते हैं, और पावर इन टर्म्स ऑफ I, V, R, W, T, इन सब के टर्म्स में पावर का अलग अलग एक्सप्रेशन को हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है हम लोग का वो यहीं तक रहेगा। एंड आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग और भी डिफरेंट तरह तरह के प्रश्नों पर बात करेंगे। आप लोग अपने स्तर से भी कुछ प्रश्नों को डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे होगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।